नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपको नई हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। आज भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हम सभी जानते हैं संरक्षित खेती करना किसानों के लिए कितना लाभदायक है, लेकिन इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, तो यहाँ पर अब किसान ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं संरक्षित खेती में, या यूँ कहें कि यहाँ पर पॉली हाउस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए न सिर्फ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर प्रीशियस फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी मदद मिल रही है। साथ ही सुविधाओं का लाभ लेकर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बागवानी क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। बात 2008 की है, जब नादिया कृषि विज्ञान केंद्र ने नकाशीपारा किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी को साथ लिया और उच्च तकनीक और मार्केटिंग सहयोग के जरिए किसानों की आय को मजबूत बनाने का फैसला लिया। शुरू में इस विचार की ओर 5-6 किसान ही आकर्षित हुए। क्योंकि काम बागवानी की उच्च तकनीक का था, इसीलिए आकर्षित होने वालों में प्रगतिशील किसान ही शामिल थे। इस आंदोलन में उच्च मूल्य वाली फसलों को संरक्षित तरीके से उगाया जाना था। इनके अलावा गोभी, मिर्च, बैंगन, सेम और रजनीगंधा के अलावा गेंदा और गुलदाउदी जैसी फसलें बोई जानी थी। तकनीकी हस्तक्षेप, गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन, वेरिएटल प्रतिस्थापन और बंच कवर के उपयोग से गुणवत्ता युक्त बंच उत्पादन किया गया। केले का उच्च घनत्व रोपण किया गया। साथ ही अलग अलग संरक्षित संरचनाओं और खुले मैदान के नीचे हरी और रंगीन शिमला मिर्च की खेती के लिए भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल हुआ। केवीके के इन प्रयासों से प्रगतिशील किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कामयाबी मिली तो दूसरे किसान भी इस तकनीक की ओर आकर्षित हुए। बात फसल की पैदावार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सही कमाई के लिए उचित मार्केटिंग भी जरूरी थी। एफपीसी ने कोलकाता, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी जैसी जगहों पर मौजूद मुख्य कारोबारी स्थानों पर थोक व्यापारियों और किसानों के बीच संपर्क स्थापित किया और आज भी ये वार्ताकार की भूमिका निभा रहा है। फसल बेचने के बाद थोक व्यापारी एफपीसी के खाते में रकम डालते हैं और एफपीसी किसानों के खाते में रकम भेज देती है। इस सेवा के लिए वो किसानों से 2% शुल्क लेती है। एफपीसी की मौजूदगी ने मांग और आपूर्ति के कारण होने वाले बाजार जोखिमों को कम कर दिया है। इस कदम से किसान उद्यमशीलता की ओर बढ़े और 1000 वर्ग मीटर में उच्च तकनीक के साथ खेती करने से उनकी आमदनी 3,64,000 रुपए तक जा पहुंची। इसके माध्यम से न सिर्फ किसानों को लाभ हुआ, बल्कि कीटनाशकों के थोक और खुदरा व्यापारी भी लाभान्वित हुए। कई व्यवसायिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी फायदा हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि एफपीसी का सालाना कारोबार 24,60,000 की निश्चित पूंजी के साथ 2,40,00,000 रुपए हो गया। अब यहाँ के किसान पॉली हाउस और शेड नेट के तहत जरबेरा, हरी और रंगीन शिमला मिर्च के साथ साथ ऑफ सीजन पत्तेदार सब्जियों की खेती में माहिर हो गए हैं। वो आत्मविश्वास से इतने लबरेज हैं कि डेंड्रोबियम जैसे उष्णकटिबंधीय ऑर्किड को भी विकसित करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। केवीके के सक्रिय सहयोग से क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य काफी हद तक बदल गया है। इसके गठन के 2 साल के भीतर ही क्षेत्र के 98% किसान एफपीसी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। थोड़े से समय के भीतर ही खेत से मिलने वाली पैदावार भी दोगुने से भी अधिक हो गई है। निरंतर और लाभदायक रिटर्न की वजह से उच्च मूल्य इकाइयों की संख्या में करीब 300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो जाना आपने किस तरीके से बागवानी क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है, साथ ही योजनाओं का क्रियान्वयन भी हो रहा है। अब आइए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। इस मौसम में गेहूं में कीट लगने की संभावना है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान भाई गन्ने के खेतों से खरपतवार निकालने और पानी की निकासी की व्यवस्था करें। ये समय लाल मिर्च की रोपाई के लिए भी उपयुक्त है। इस समय आलू में कीट लगने की आशंका है।
इसलिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का छिड़काव करें। मक्के की फसल के साथ साथ रबी की फसलों में सिंचाई करते रहें। तो जाना आपने इस माह का कृषि कैलेंडर, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपकी लागत में कमी आएगी और आपकी आमदनी भी बढ़ सकेगी। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आपको हम दिखाने जा रहे हैं हमारी सफल महिला किसानों की सफलता की गाथा। किस तरीके का योगदान उनका रहा है कृषि क्षेत्र में और क्या कुछ उन्होंने नई नई ऊंचाइयां छुई हैं जिसके जरिए अब वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जिले में स्थित है सोमलवाड़ा, जो कि इटारसी तहसील में आता है और इसका विकास खंड है केसला गांव। बेंगलोर के तुमकुरू में आयोजित एक बड़े समारोह में प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2016-17 में गेहूं के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए श्रीमती कंचन वर्मा को 2 लाख रुपए की राशि के साथ प्रमाण पत्र भेंट किए। वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन के लिए चुनी गई श्रीमती कंचन वर्मा ने बचपन से ही बड़े बड़े गेहूं के खेतों को देखा था। इन्हें बड़े प्यार से निहारती, दौड़ लगाती इनके बीच और छुपन छुपाई खेलती। कंचन वर्मा को गेहूं की खेती से इतना लगाव हो गया था कि वे शादी के बाद अपने सामने ही गेहूं की बुआई करवाती और नई तकनीकी के हर प्रशिक्षण में भाग लेकर उत्पादन बढ़ाने के गुर सीखती। जी हाँ, इनका परिवार खेत पर ही रहता है। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए वर्मा परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य ने पर्याप्त पढ़ाई की है। इनके पति स्वयं कानून विषय के ग्रेजुएट हैं। एक बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी खेती के कामों में हाथ बटा रहा है और दूसरा बेटा भी अध्ययनरत है। वर्मा परिवार द्वारा 70 एकड़ भूमि में गेहूं लिया जाता है और 30 एकड़ भूमि में सब्जियों एवं फलों का बगीचा लगा है। कंचन वर्मा और उनके परिवार कृषि विभाग से प्राप्त समझाइश की सराहना करते हुए कभी भी गेहूं की नरवाई नहीं जलाते। इसे रोटावेटर से बारीक कर खेतों में ही छोड़ दिया जाता है, जो जैवांश में बदलकर भूमि की संरचना को सुधारता है और उर्वरा शक्ति में वृद्धि भी करता है। जिस खेत में कंचन वर्मा ने यह चमत्कारिक उत्पादन लिया, उसमें पिछले 5 सालों में केवल सब्जियां ही बोई गई थी। इस बार गेहूं बोने का निर्णय लेकर इसमें अच्छे उत्पादन का बीड़ा कंचन ने खुद उठाया। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट की कोई कमी नहीं थी। कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि भी सीखी थी। केंचुए भी प्राप्त हुए थे। जल्दी ही इनकी संख्या बढ़कर लाखों केंचुओं तक पहुंच गई। तो इस बार कंचन वर्मा ने एक एक बीज बड़े ही चाव के साथ अपने हाथों से बोया। तरीका वैसा ही था जैसा धान की खेती में अपनाया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखी गई। इस प्रकार 40 किलो बीज 1 एकड़ में उपयोग किया गया। गेहूं की नई किस्म HD 322 लगाई गई।
अपनी मेहनत से उगता एक एक पौधा देखकर कंचन वर्मा बहुत खुश होती थी। अचरज तो तब हुआ जबकि एक एक पौधे में 40 से 50 कूचे निकल आए। उनकी मेहनत पूरी तरह सफल हुई और उन्हें 1 एकड़ में 44 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ। ये इनके जिले की औसत उपज 30 से 35 क्विंटल से बहुत अधिक था, राज्य के राष्ट्रीय औसत से भी बहुत ज्यादा। कृषि कर्मण अवार्ड प्रधानमंत्री से हासिल कर लौटी कंचन वर्मा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ये आज भी अपने कामों में तल्लीन रहती हैं। फलती फूलती सब्जियां और पेड़ पर लगे फल इन्हें बहुत लुभाते हैं। कंचन वर्मा ने निश्चय किया है कि वे अपने इस ज्ञान को खुद तक सीमित न रखकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण देंगी। आज के इस दौर में वो तकनीक को इस्तेमाल करके अपने ज्ञान और समझ से जीवन के हर मोड़ को पार कर रही हैं और एक सफल महिला कृषक के रूप में दुनिया के सामने हैं। उनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आपने सफलता की ये गाथा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं, लगातार आपके जहन में जो सवाल आते हैं, आपके सवाल हम तक भी पहुंचते हैं, उन्हीं के जवाब लेकर आ रहे हैं विशेषज्ञ। आइए देखते हैं। अब्दुल रजाक जी कर्नाटक से पूछ रहे हैं, अंगूर के बगीचे के लिए जीवामृत और डीकम्पोजर दोनों एक साथ 500 लीटर की टंकी में मिलाकर बना सकते हैं या नहीं? जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोज़र ये दोनों अलग अलग हैं। तो मेरा सुझाव रजाक जी आपको यही है कि दोनों को मिक्स ना करें, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोज़र का जो कार्य है वो अलग है और जो जीवामृत है उसकी तैयार करने की विधि, उसके कंपोनेंट्स अलग हैं। तो इनको आप मिक्स ना करें यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार की मंशा ये रही है कि किसानों का चौतरफा विकास हो सके और इसके लिए उनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है। एक योजना के तहत जिसे नाम दिया गया पीएम किसान या हम कहें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके जरिए सालाना 6,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में पहुंचती है या हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये की राशि जो है वो किसानों के खाते में पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में इस योजना की 7वीं किश्त आज जारी की गई, जिसके तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसान परिवारों को वितरित किए गए। आइए डालते हैं इस पर ये खास नजर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को किसान हित में लिया गया फैसला बताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए पीएम ने कहा कि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रांतियां हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कृषि कानूनों को किसी भी कसौटी पर परखा जा सकता है। खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून
और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। किसान संवाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से जुड़े हर मुद्दे को छूने की कोशिश की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कृषि कानूनों पर खुलकर मन की बात की। कानूनों को लेकर फैली भ्रांतियों का शायद ही कोई पहलू हो जिस पर प्रधानमंत्री न बोले हों। पीएम ने कृषि सुधारों पर अन्नदाता को भरोसा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पास हर सवाल का जवाब था। बहुत सी सहकारी और निजी कंपनियां किसानों से, दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं। ये मॉडल कितने वर्षों से चला रहा है। क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी संस्था ने बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना एकाधिकार कर लिया? क्या आप उन किसानों और उन दुग्ध उत्पादकों की सफलता से परिचित नहीं हैं जिन्हें डेयरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है? एक और सेक्टर है, यहां पर हमारा देश बहुत आगे है, वो है पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। आज भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। पूरे पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ स्थानीय खरीदार भी इस व्यवसाय में जुटे हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक्ट किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का अवसर मिले जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। कई किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर दुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई जगह किसान पहले से ही निजी क्षेत्र के साथ समझौता करके खेती कर रहे हैं और उनकी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों का पक्ष कानूनी तौर पर ज्यादा मजबूत किया है और उन्हें ज्यादा अधिकार दिए हैं। पीएम ने पशुपालन और पोल्ट्री के क्षेत्र में एग्रीमेंट के जरिए चल रहे सफल कारोबार का भी उदाहरण दिया। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी कर
हैं किस तरीके से मोबाइल ऐप्स के जरिए भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। आज भी एक ऐसी ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएम किसान। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस ऐप में। पीएम किसान मोबाइल ऐप देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NEC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान शुरू की। किसान मोबाइल ऐप, जिसे कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्वयं पंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ किसानों को सशक्त करने के लिए हाल ही में आए नए कृषि कानून भी काफ़ी प्रभावशाली नज़र आ रहे हैं, या कह सकते हैं काफ़ी कारगर ये हैं, क्योंकि इसके ज़रिए भी जो किसान हैं अब ना सिर्फ अपने अधिकारों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाना है, क्या उनके अधिकार हैं, इस बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं इन नए कृषि कानून की। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा, तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था। और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे, तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था। जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था, तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है, और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आकर के जो है उससे जो है खरीद के ले जाएगा, और वहाँ पर जो है उसका जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि MSP डिक्लेयर हुई है और MSP पर खरीदी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि MSP बंद हो जाएगा। MSP पर खरीदी हो रही है और MSP बढ़ाया है भारत सरकार ने। इमीडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी MSP में की गई है। और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो FC के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है, और साथ साथ में जो नेफिड के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा। दूसरा ये है कि किसान को जो मूल्य की बात करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो अपना मूल्य संवर्धन कर सकता है और अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जैसे अभी भी बहुत सारे किसान हमारे कई तरह की फसलें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बता दूं कि हमारे देश से जो प्याज है, प्याज की जो डिहाइड्रेटेड प्याज है जिसको फ्लेक्स, उसको प्याज को सुखा करके जो है दूसरे देशों को भेजा जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है। टमाटर की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका केचप बनता है और उसको प्रोसेसिंग करके बेचा जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो किसानों के साथ अनुबंध करके उसका उत्पादन कर रहे हैं। आलू को जो है आलू चिप्स बनाने के लिए अनुबंध के तहत जो है उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे और अनुबंध आएंगे, और अनुबंध में क्या होता है कि किसान के लिए आमदनी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। वो अपना एक करार
फिक्स कर लेते हैं कि मैं इस रेट पर उत्पादन करेंगे, चाहे मंडी में कैसा भी रेट रहे, या फिर वो ये रहता है कि मंडी में जो रेट रहेगा उससे ऊपर ही जो है उसको बेचना पड़ेगा, उससे खरीदेगा वो जो जिससे भी करार करेगा। और ये करार इतना सिंपल है, जो अनुबंध है इसमें हमने किसान को नहीं बांधा गया है, बल्कि जो ट्रेडर है उसको बांधा गया है कि वो कहीं भी जो है पीछे नहीं जा सकता। अगर किसान चाहे तो कभी पीछे हट सकता है, लेकिन वो ट्रेडर जो है पीछे नहीं हट पाएगा, और किसान का हित जो है पहले ध्यान में रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इसकी जो विशेषता है उससे किसानों के लिए एक मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर क्या कुछ खास साझा किया गया कृषि क्षेत्र को लेकर। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आपका अपना कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इसके लिए ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान।